नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसके 12वें चैप्टर परमाणु का एक टॉपिक लेकर चलेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बोर का परमाणु मॉडल। ये जो टॉपिक है वो काफी महत्वपूर्ण है। आपको आज का वीडियो, आज का ये जो टॉपिक है वो यदि समझ में आ गया तो आगे के जो वीडियोज हैं, टॉपिक हैं, वो आप बेटर तरीके से समझ पाएंगे। आगे के जो टॉपिक हैं वो इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं, इसलिए इसे आपको अच्छे से समझना है, दिमाग में इसे फिट बैठा लेना है। देखिए, बोर का परमाणु मॉडल, परमाणु के बारे में सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने बताया था। परमाणु का प्रथम मॉडल जॉन डाल्टन के द्वारा ही दिया गया था। परमाणु संरचना के बारे में बताने वाले थॉमसन मॉडल का हम अध्ययन कर चुके हैं। इसके पश्चात हमने रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल भी पढ़ लिया है। आज का जो हमारा परमाणु मॉडल है वो है बोर का परमाणु मॉडल, जो कि नील्स बोर के द्वारा दिया गया। विद्यार्थियों, ये जो नील्स बोर का परमाणु मॉडल है, इसमें नील्स बोर ने 3 परिकल्पनाएं दी थी, और जो तीनों परिकल्पनाएं हैं इन्होंने कुछ तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत कर दी। फिर उनमें से 2 परिकल्पनाओं को उन्होंने प्रूव भी किया, और जो एक जो परिकल्पना है वो डी ब्रोगली की जो तरंग दैर्ध्य वाली परिकल्पना है उसके आधार पर प्रूफ की गई। तो इनके द्वारा दी गई तीनों ही परिकल्पनाएं काफी हद तक सही रही। ये जो परमाणु मॉडल है वो सबसे बेस्ट परमाणु मॉडल में से एक है। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम आपको कक्षा 12 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसके सभी टॉपिक्स की वीडियोज उपलब्ध करवा रहे हैं, साथ में हस्तलिखित नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो हस्तलिखित नोट्स के लिए और सभी टॉपिक्स के वीडियोज के लिए हमारे YouTube चैनल के साथ में आप जुड़े रहिए। हम NCERT के पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग सभी टॉपिक्स आपके लिए तैयार कर रहे हैं। अब इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं और बात करते हैं बोर के परमाणु मॉडल की। विद्यार्थियों, रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल दिया वो भी काफी हद तक ठीक था। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में प्लांक की जो क्वांटम परिकल्पना थी, क्वांटम का जो सिद्धांत था, उनको इन्होंने इंक्लूड किया और अपना परमाणु मॉडल दिया। तो देखिए, एक्चुअल में है क्या, बोर का जो परमाणु मॉडल है, बोर का जो परमाणु मॉडल है, इन्होंने बोर का परमाणु मॉडल, बोर का जो परमाणु मॉडल है वो रदरफोर्ड मॉडल के अंदर कुछ बदलाव किए गए। रदरफोर्ड मॉडल, जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है उसमें प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत है, क्वांटम की जो परिकल्पना है, उसको इन्होंने यहां पर इंक्लूड किया और अपना परमाणु मॉडल दिया। तो बोर का जो परमाणु मॉडल है उसमें इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, ये जो मॉडल है वो इतना बेटर रहा कि नील्स बोर को 1932 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि विज्ञान के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया, 1932 में दिया गया। वैसे इन्होंने जो परिकल्पनाएं हैं वो 1913 में ही दे दी थी, फिर उनको प्रूफ करते करते इनको कुछ समय लग गया था। देखो, परिकल्पना का मतलब है कि कोई प्रायोगिक रूप से उनके पास में कोई तथ्य नहीं था, केवल कल्पना के आधार पर, सूत्रों के आधार पर इन्होंने अपना मॉडल दिया था। तो देखिए, इनके मॉडल में जो रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ कमियां रही, उन कमियों को नील्स बोर के द्वारा दूर किया गया।
देखिए एक जो कमी थी कि परमाणु का स्थायित्व नहीं समझा पाए। जो रदरफोर्ड ने ऐसे कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है, देखो मैं रदरफोर्ड की परिकल्पना की यहां पर चर्चा कर रहा हूं कि यहां पर नाभिक है, ठीक है, और धनावेशित नाभिक है, और उन्होंने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक की चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। और ये भी कहा, तो उस टाइम पर जो विद्युत चुंबकत्व का सिद्धांत है वो ये कहता है कि कोई इलेक्ट्रॉन या कोई आवेश जब त्वरित गति करता है तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, और यहां पर जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो त्वरित गति करेगा क्योंकि उसकी दिशा लगातार बदलेगी। तो इलेक्ट्रॉन यहां पर त्वरित गति कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, और जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो इसका जो पथ है वो धीरे धीरे कम होता हुआ क्या हो जाएगा, ऐसे कम होता हुआ ये नाभिक में समाहित हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहां समाहित हो जाएगा, नाभिक के अंदर समाहित हो जाना चाहिए। इस तथ्य की रदरफोर्ड के द्वारा पुष्टि नहीं की गई, इसको नहीं समझा सका। एक रदरफोर्ड मॉडल की कमी यह भी थी कि जब हम परमाणु को ऊर्जा देते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, विकिरणों का उत्सर्जन करता है, तब सतत रूप से ऊर्जा का उत्सर्जन करना चाहिए, जबकि वास्तव में वहां पर असतत या विविक्त रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा था। स्पेक्ट्रमी रेखाएं असतत प्राप्त हो रही थी। तो इसकी व्याख्या रदरफोर्ड मॉडल द्वारा नहीं की जा सकी। तो देखिए इन दोनों ही तथ्यों की, दोनों जो तथ्य जो कमियां है, इन कमियों को रदरफोर्ड मॉडल की जो कमियां रही है इनको निल्स बोर के मॉडल में दूर किया गया है। तो देखिए इसमें हम तीनों परिकल्पनाओं की यहां पर चर्चा करेंगे। बोर का जो परमाणु मॉडल है इसमें 3 परिकल्पनाएं दी गई, 3 पोस्टुलेट्स दिए गए, अभिग्रहित दिए गए। तो बोर के कितने अभिग्रहित हैं, बोर के अभिग्रहित हैं 3, एक एक करके सभी को देख लेते हैं। देखिए बोर के अभिग्रहित का मतलब है परिकल्पनाएं। तो बोर मॉडल की कितनी परिकल्पनाएं हैं, 3 परिकल्पनाएं हैं। एक एक करके तीनों को यहां पर हम देख लेंगे, समझ लेंगे। देखो समझना इंपॉर्टेंट है। नोट्स आपको कहीं से भी प्राप्त हो जाएंगे, बहुत अच्छी क्वालिटी की आपको बुक्स मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे, हम भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। बट सबसे बेस्ट ये है कि आपको वो टॉपिक समझ में आना चाहिए। फिजिक्स या विज्ञान के अंदर टॉपिक समझ में आना जरूरी है। नोट्स आप बहुत अच्छी राइटिंग में बना रहे हैं या राइटिंग आपकी खराब है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। साइंस में टॉपिक समझ में आना चाहिए, न कि अच्छे नोट्स से कुछ लेना देना नहीं है। बहुत सारी अच्छी किताबें, अच्छे नोट्स मिल जाएंगे आपको, बट टॉपिक समझ में आना जरूरी है। तो यहां पर समझने का आप अधिक से अधिक प्रयास करेंगे। हमारे पास में 3 परिकल्पनाएं हैं। मैं यहां पर लेकर चल रहा हूं बोर की प्रथम परिकल्पना। बोर की प्रथम परिकल्पना। देखिए बोर की जो पहली परिकल्पना है वो ये रही है कि बोर ने अपनी इस परिकल्पना में ये कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और वो जो वृत्ताकार कक्षाएं हैं वो इस प्रकार की होती है कि वहां से ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होता। तो देखो इस परिकल्पना को मैं एक लाइन में आप लोगों के सामने बता रहा हूं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए हुए वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए हुए चक्कर लगाते हैं। यही है बोर की पहली परिकल्पना। मतलब अविकिरणी कक्षाएं उनको हम कह सकते हैं। अविकिरणी का मतलब विकिरणों का उत्सर्जन नहीं करते, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। तो इनकी पहली
परिकल्पना यही रही। इन्होंने ये कह दिया कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होता है। क्लियर? तो देखिए मैं आप लोगों के सामने इस परिकल्पना को पुट कर देता हूं। इस परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में, वृत्ताकार कक्षाओं में बिना ऊर्जा उत्सर्जित किए हुए, बिना ऊर्जा उत्सर्जित किए हुए चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। क्लियर? तो ये पहली परिकल्पना। देखिए रदरफोर्ड ने एक बात यह भी कही थी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं तथा उन्हें आवश्यक जो अभिकेंद्रीय बल है वो इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य लगने वाले विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। ये हम यहां पर भी ये बात तो रदरफोर्ड मॉडल से बोर ने सीधी उठा ली कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, लेकिन हर कहीं पर वृत्ताकार कक्षाएं नहीं होती, एक अनुमत, एक अविकिरणीय कक्षाएं होती है। और देखिए वो हम दूसरी परिकल्पना के अंदर चर्चा करेंगे, बट पहली परिकल्पना तो यही है कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। बस पहली परिकल्पना में तो आपको इतना ही ध्यान रखना है, अविकिरणी, अविकिरणी का मतलब हो गया विकिरणों का उत्सर्जन नहीं होना चाहिए। अविकिरणी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन किस में चक्कर लगाएंगे? अविकिरणी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। क्लियर? अब देखिए कि जब यहां से कोई इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, जैसे हम कंसीडर कर लें कि स्मॉल r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है। ये हमारे पास में है इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो है m, और ये v वेग से यहां पर चक्कर लगा रहा है। नाभिक का जो आवेश है वो है Ze, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो है E। तब इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो अभिकेंद्रीय बल है वो इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य लगने वाले विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। मैं यहां पर बात करता हूं इलेक्ट्रॉन पर अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल कितना काम करेगा? यहां पर Fc सेंट्रीपिटल फोर्स में यहां पर पुट कर रहा हूं, और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r। क्लियर? इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला विद्युत आकर्षण बल, विद्युत आकर्षण बल, तो विद्युत आकर्षण बल Fe बराबर, देखो विद्युत आकर्षण बल का जो फॉर्मूला होता है कूलाम के नियम से हम फाइंड आउट करते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r², ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पर देखिए 1/4πε0, Q1 के स्थान पर नाभिक, तो नाभिक पर आवेश कितना है? Z × E। Z × E कैसे है? Z परमाणु क्रमांक वाला नाभिक है, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या Z के बराबर, एक प्रोटॉन पर आवेश E के बराबर, तो Z × E इसके ऊपर आवेश होगा, Z × E इसके ऊपर। तो ये नाभिक का आवेश हो गया Q2 यहां पर इलेक्ट्रॉन का आवेश है जो कि E के बराबर ही है, बट्टे में r²। तो हम यहां पर Fc और Fe दोनों को इक्वल पुट कर देंगे, क्योंकि ये जो पहली परिकल्पना है उसमें ये बात भी बताई गई
कि जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें आवश्यक अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य लगने वाले विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है, जो कि रदरफोर्ड ने ही बता दिया था। तो दोनों को हम इक्वल पुट कर देंगे तो हमारे पास में एक रिजल्ट आ गया mv² अपॉन में r बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z e² अपॉन r²। ये हमारे पास में आ चुका है रदरफोर्ड की प्रथम परिकल्पना से जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है। ये इक्वेशन नंबर ए दे दिया है हमने। क्लियर। अब हम दूसरी परिकल्पना की ओर बढ़ते हैं जो कि बोर की क्वांटम परिकल्पना कहलाती है। देखिए है क्या, एक बार मैं इसे हटा देता हूं यहां से। बोर की द्वितीय परिकल्पना की हम यहां पर चर्चा करते हैं। अब यहां पर हम चर्चा करते हैं बोर की द्वितीय परिकल्पना की। मैं यहां पर सेकंड पार्ट लिख रहा हूं, बोर की द्वितीय परिकल्पना। द्वितीय परिकल्पना जो कि कोणीय संवेग के क्वांटीकरण को व्यक्त करती है। देखिए ये जो परिकल्पना है ये हमें क्या कहती है, इसे समझ लीजिए। रदरफोर्ड ने तो क्या कहा था कि ये एक नाभिक है और नाभिक के चारों ओर, नाभिक धनावेशित होता है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, लेकिन बोर ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। मतलब जो इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने की कक्षाएं हैं वो सतत रूप से विद्यमान नहीं होती, ये नियत अंतराल पर फिक्स जगह पर होती है, निश्चित जगह पर ये मौजूद होगी कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की कक्षा होती है और फिर कुछ गैप के पश्चात दूसरी इलेक्ट्रॉन की कक्षा होगी, फिर कुछ गैप के पश्चात तीसरी कक्षा होगी। इसलिए अलग अलग कक्षाएं होती है जिन्हें हम कहते हैं ऊर्जा स्तर। जिन्हें क्या कहा जाता है, ऊर्जा स्तर कहा जाता है। अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो एक बार दूसरी जो परिकल्पना है इसे आप समझ लीजिए कि बोर ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज के रूप में हो। देखो समझना, मैं यहां पर एक बार पुट कर रहा हूं। इस परिकल्पना के अनुसार, इस परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग, जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज के रूप में हो, पूर्ण गुणज के रूप में हो। देखिए इसका मतलब समझना कि जो कोणीय संवेग है वो होता है L, जिसे हम mvr से भी पुट कर सकते हैं
कि m द्रव्यमान वाला कोई कण r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर v वेग से गति करता है तो उसका कोणीय संवेग L बराबर होता है mvr, या कोणीय संवेग को हम r क्रॉस p से पुट करते हैं, जहां r और p के बीच का जो एंगल है वो यहां पर 90 डिग्री है, तो sin 90 की वैल्यू 1 हो गई है, तो mvr से मैंने पुट कर दिया। और इस परिकल्पना के अनुसार जो कोणीय संवेग है वो h/2π के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, तो मैंने यहां से इसको n से गुणा कर दिया, और ये जो n है इसका मान 1 2 3 4 इस तरीके से ही होता है। क्लियर? अब मेरी बात को सुनना, ये जो n है वो क्वांटम संख्या को रिप्रेजेंट करता है, ये कक्षाओं की संख्या को बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में चक्कर लगा रहा है। n बराबर जब 1 लेंगे तो जो कोणीय संवेग है वो h/2π, तो पहली कक्षा में चक्कर लगा रहे इस कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो n बराबर 1 और उसका जो कोणीय संवेग है L वो h/2π के बराबर होगा। दूसरी कक्षा के लिए n बराबर 2 और यहां पर n बराबर 2 पुट करेंगे तो 2h/2π, उसका कोणीय संवेग कितना होगा, L का मान होगा 2h/2π के, और n बराबर 3 में L का मान होगा 3h/2π के। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल और केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज के रूप में हो। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ है कि ये जो कक्षाएं हैं वो सतत रूप से विद्यमान नहीं होती, कि यहां पर कक्षा नहीं होती, यहीं कक्षा होगी, यहां पर कोणीय संवेग h/2π आ गया तो यहां कक्षा हो गई, फिर ये यहां पर बीच में कोई कक्षा नहीं होगी, फिर यहां पर कक्षा होगी, क्योंकि यहां पर आते ही इसका कोणीय संवेग क्या हो जाएगा, 2h/2π। तो ये जो कक्षाएं होती है वो वियुक्त होती है, कक्षाएं भी वही होगी जहां पर कोणीय संवेग का मान h/2π के पूर्ण गुणज के रूप में हो। हर कहीं ये कक्षाएं मौजूद नहीं होती, ये क्लियर कर लीजिए, बीच में गैप होता है, हर कहीं पर इलेक्ट्रॉन रुकता भी नहीं है। क्लियर? वैसे इलेक्ट्रॉन रुकता तो है ही नहीं, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। अगली परिकल्पना की ओर बढ़ते हैं। जो दूसरी परिकल्पना है उससे मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है वो हमें ये प्राप्त होता है, ये बार बार आगे यूज में आएगा, इसे आप ध्यान में रखेंगे, याद कर लीजिए। तीसरी और अंतिम परिकल्पना, बोर की तृतीय परिकल्पना, बोर की तृतीय परिकल्पना, जो तीसरी परिकल्पना है वो क्या है। दूसरी परिकल्पना में तो यह कह दिया गया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते जिनमें उनका कोणीय संवेग क्या होता है, h/2π के पूर्ण गुणज के रूप में। तो इन कक्षाओं को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर कहते हैं। इन कक्षाओं को क्या कहा जाता है, ऊर्जा स्तर कहा जाता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर मौजूद है, कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर मौजूद है, और जब हम परमाणु को ऊर्जा देंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ऊर्जा पाकर यहां पर आ गया। अब देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस कक्षा के अंदर ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, वापस ये अपने मूल ऊर्जा स्तर में लौटने का प्रयास करता है। वापस यहां गया, ऊर्जा दी हमने, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया, और थोड़ी देर पश्चात ये इलेक्ट्रॉन वापस कहां आएगा, अपनी मूल अवस्था में आएगा, मूल ऊर्जा स्तर में आएगा। तो जब ये मूल ऊर्जा स्तर में आएगा तो यहां पर विकिरणों का उत्सर्जन करेगा। किसका उत्सर्जन होगा, विकिरणों का उत्सर्जन होता है, और जो विकिरणें उत्सर्जित होती है वो फोटोनों के रूप में होती है। फोटोन का उत्सर्जन होता है। फोटोन क्या है, प्रकाश का कणीय रूप है, प्रकाश का कणीय रूप है, जो कि ऊर्जा के कण होते हैं। फोटोन क्या है, प्रकाश ही है, जो कि ऊर्जा के कण होते हैं, प्रकाश का कणीय रूप होता है। तो फोटोनों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। क्लियर? यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। एक बार फिर से सुन लीजिए कि जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देंगे तो इलेक्ट्रॉन ये तो कहलाते हैं निम्न ऊर्जा स्तर, और इससे बाद वाले जो भी ऊर्जा स्तर आएंगे उनको हम उत्तेजित ऊर्जा स्तर या उच्च ऊर्जा स्तर कहेंगे। तो जैसे ही किसी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाएगी तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर जाएगा। वहां से वो थोड़ी देर रहेगा, अल्प समय के लिए रहेगा। वहां से उच्च ऊर्जा स्तर से जैसे इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, ऊपरी कक्षा से निम्न जो कक्षा है उसमें जब वो कूदता है, आता है, संक्रमण करता है,
तब वहां पर ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। किसका उत्सर्जन करेगा? ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और फोटोन के रूप में ऊर्जा बाहर निकलती है। फोटोन क्या है? ऊर्जा के कण है। ऊर्जा के कण, द्रव्यमान के कण नहीं है, ऊर्जा के कण है, जिसे हम फोटोन कह रहे हैं। क्लियर? तो विद्यार्थियों यहां पर जैसे मान लीजिए कि इस कक्षा से इलेक्ट्रॉन यहां कूदा तो इतनी ऊर्जा का फोटोन बाहर निकलेगा, इस कक्षा से यहां आया तो इतनी ऊर्जा का फोटोन बाहर निकलेगा। तो अलग अलग कक्षाओं से इलेक्ट्रॉन जब कूदता है तो अलग अलग ऊर्जा वाले फोटोन ही उत्सर्जित होंगे। अब देखिए, जो उत्सर्जित फोटोन है उसकी ऊर्जा का मान इन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होता है। इन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। ये हम तीसरी परिकल्पना में सब कुछ देखने वाले हैं। एक बार तीसरी परिकल्पना का स्टेटमेंट सुन लीजिए कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाती है तो वो उच्च कक्षा में चला जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में संक्रमण करता है, कहां से कहां आ रहा है? उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में संक्रमण करता है तो फोटोनों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। किस रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा? फोटोनों के रूप में। फोटोन क्या है? ऊर्जा के कण हैं। क्लियर? समझ में आ जाना चाहिए। चलिए मैं इसको पुट कर देता हूं। इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देने पर, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देने पर, ऊर्जा देने पर निम्न से उच्च कक्षाओं में देने पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? निम्न से उच्च कक्षा में चले जाते हैं। अब देखो हमारी परिकल्पना अब स्टार्ट होगी। जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से, जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से, कौन सी कक्षा से आ रहा है? उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में संक्रमण करता है, निम्न कक्षा में संक्रमण करता है, संक्रमण करता है तो फोटोनों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। तो फोटोनों के रूप में, फोटोनों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। देखिए किसी फोटोन की ऊर्जा, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से फोटोन की जो ऊर्जा है वो क्या होती है? वैसे फोटोन की जो ऊर्जा है वो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ ली थी। फोटोन की ऊर्जा को हम लिखते हैं E बराबर एच न्यू। फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? E बराबर एच न्यू, जहां एच प्लांक नियतांक होता है 6.62 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये एच क्या है? 6.62 × 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। इस एच को हम कहते हैं प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक कहा जाता है। क्लियर? अब देखिए जब फोटोन उत्सर्जित होता है तो उसकी ऊर्जा का मान दोनों ऊर्जा स्तरों के ऊर्जा अंतरों के बराबर होता है। कि जब यहां से, जैसे मान लीजिए कि इस ऊर्जा स्तर से इस में आ रहा है तो इन दोनों की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर ऊर्जा वाले फोटोन उत्सर्जित होंगे। क्लियर? तो देखिए मैं यहां पर जो प्रारंभिक कक्षा है वो है EI और अंतिम जो कक्षा है उसकी ऊर्जा है EF। तो इसके बराबर फोटोन की ऊर्जा होगी। EI का मतलब तो क्या है? प्रारंभिक ऊर्जा स्तर है ये। EI का मतलब क्या है? इनिशियल एनर्जी लेवल, तो प्रारंभिक ऊर्जा स्तर। और EF क्या है? अंतिम ऊर्जा स्तर, अंतिम ऊर्जा स्तर होता है। ये उच्च होता है, ये कैसा होगा? उच्च, और ये होता है निम्न ऊर्जा स्तर। यहां पर ये जो EI है वो बड़ा होता है EF से। EI क्या होगा?
EF से बड़ा होगा। तो देखिए फोटोनों की जो ऊर्जा है, ये तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से, तो बोर ने यही तो किया। रदरफोर्ड मॉडल से कुछ चीजें उठाई, क्वांटम मॉडल से कुछ चीजें उठाई और उन सबको समाहित करके अपना मॉडल दिया। क्लियर? देखिए बोर के द्वारा पहली परिकल्पना और तीसरी परिकल्पना प्रूफ कर दी गई, बट ये जो दूसरी परिकल्पना है जिसको कोणीय संवेग के क्वांटीकरण को बताती है, देखो कोणीय संवेग भी हर किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग का मान हर कोई सा नहीं होता, h/2π का पूर्ण गुणज होता है। तो ये एक क्वांटम मान होता है, मतलब एक मान हो गया, फिर बीच में कोई मान नहीं होता, सतत मान नहीं होते। कोणीय संवेग के सतत मान लगातार मान नहीं होता, मतलब या तो होता है तो h/2π, फिर दूसरा मान कौन सा होगा 2h/2π। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि क्वांटम का मतलब क्या है। जैसे मैं बात करूं किसी कक्षा में बैठे विद्यार्थियों की संख्या, तो किसी कक्षा में बैठे विद्यार्थियों की संख्या पूर्ण गुणज के रूप में ही होती है, या तो विद्यार्थियों की संख्या 10, 11, 12, 20, 25 ऐसे ही होगी। विद्यार्थियों की संख्या 25.5, 3.25, 3.5 इस तरीके से नहीं हो सकती। यदि कोई विद्यार्थी छोटा है तो उसको हम आधे में काउंट नहीं कर सकते, और यदि कोई विद्यार्थी बहुत बड़ा है तो उसको हम 1.25, 1.5 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। विद्यार्थी विद्यार्थी रहेगा, पूर्ण संख्या में रहेगा। ठीक उसी प्रकार से जो कोणीय संवेग है वो या तो h/2π या 2h/2π या 3h/2π, 4h/2π, 5h/2π, मतलब ये हुआ कि h/2π के पूर्ण गुणज के रूप में ही रहेगा। तो ये जो परिकल्पना है बोर के द्वारा प्रूफ नहीं की गई। जो पहली और तीसरी परिकल्पना है इसको बोर ने प्रूफ कर दिया था। ये जो दूसरी परिकल्पना है इसको डी ब्रोगली की परिकल्पना से हम आगे इसी चैप्टर के अंदर जो हमारा वीडियो होगा उसमें आप देखने वाले हैं। तो विद्यार्थियों ये तीसरी परिकल्पना है उसमें हमने फोटोन की जो ऊर्जा है ये क्वांटम सिद्धांत से लिखी है। इस ऊर्जा का मान है इलेक्ट्रॉन इस कक्षा से इस कक्षा में आ रहा है तो उन दोनों कक्षाओं की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होता है। दोनों कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर फोटोन की ऊर्जा होगी। क्लियर? तो जितनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की कम होती है, यहां पर ऊर्जा इसकी ज्यादा, यहां पर कम, तो यहां पर आते ही ऊर्जा इसकी कम हो गई। ऊर्जा कहां चली गई? फोटोन के रूप में बाहर निकल गई। किस रूप में बाहर निकल गई? फोटोन के रूप में बाहर निकल गई है। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें आपने देखा बोर का परमाणु मॉडल और तीनों परिकल्पनाएं भी आपने यहां पर देखी। यदि आपको इस चैप्टर के हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करने हैं तो आप हमारे YouTube चैनल के WhatsApp नंबर पर केवल WhatsApp करें, कॉल किसी भी कंडीशन में नहीं करना है और हस्तलिखित नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो बोर मॉडल पर ही आधारित होगा। बोर मॉडल जब आपको समझ में आएगा तब आगे वाले वीडियो समझ में आएंगे। बोर मॉडल के अनुप्रयोग वहां पर हम देखने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।